गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कक्षा 11वीं विषय भूगोल है ना अध्याय 2 पढ़ेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास पढ़ेंगे, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका विकास कैसे हुआ, है ना, इसको हम क्रम से इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो मानव जिज्ञासा का कोई अंत नहीं है ना। मानव की जो सोच है उसका कोई अंत नहीं है। कभी वो दिन में सूर्य के बारे में सोचता है ना, तो रात में वो चांद तारों के बारे में जानने का प्रयास करता है। हमारे दिमाग में अक्सर ये प्रश्न आता है कि ये सूर्य, चंद्रमा एवं जो असंख्य तारे हैं, है ना, वो क्या है और ये कैसे बने होंगे, है ना। सूर्य दिन में क्या करता है, गर्मी देता है, तो रात में चंद्रमा जो है हमें शीतलता प्रदान करती है, ठंडकता देती है ना। इन सब से हटकर हमारी जो सोच है, जिज्ञासा है, वो और उलझ जाती है जब हम खुले आसमान में टिमटिमाते हुए छोटे छोटे अनेक तारे को देखते हैं, है ना, जिन्हें हम कभी कभी व्यर्थ में गिनने का असफल प्रयास भी करते हैं, है ना। हम इस अध्याय में इसी रहस्य को जानने एवं समझने का प्रयास करेंगे, है ना, कि पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास की कहानी को हम पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम सूर्य, चंद्रमा, है ना, तारों के बारे में ये हम जानने का, समझने का प्रयास करेंगे। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, है ना, ये आगे कैसे विकसित हुए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसके संबंध में, है ना, पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई और उसके विकास संबंध में अनेक विद्वानों का अलग अलग, है ना, उनके इसके संबंध में उनकी कहानियाँ हैं। तो हम सबसे पहले आरंभिक सिद्धांत जो है वो देख लेते हैं। आरंभिक सिद्धांत क्या है पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में। तो पृथ्वी की उद्भव की कहानी बड़ी विचित्र है। संसार के विद्वानों ने अलग अलग तरह से पृथ्वी के जन्म की कहानी अपने ढंग से प्रस्तुत की है ना। संसार में जो भूगोल के जो वैज्ञानिक हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग तरह से पृथ्वी के जन्म की कहानी को अपने अपने ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया है। हमारे भी देश में क्या है, पुराणों में पृथ्वी की जन्म की कहानी को बड़े ही मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। प्राचीन रोम, यूनान और अरब, है ना, प्राचीन काल से अनेक दार्शनिक व वैज्ञानिकों ने पृथ्वी की उत्पत्ति के रहस्य को जानने एवं समझने का प्रयास किया है ना। प्राचीन काल से ही अनेक दार्शनिक और वैज्ञानिक जो हैं, उन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति और रहस्य को जानने और समझने का प्रयास किया है। ये बात अलग है कि संसार के विद्वान अभी तक किसी एक निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सके, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में अनेक विद्वानों ने इसके संबंध में जानने का, समझने का प्रयास किया, लेकिन इसके संबंध में कोई एक निष्कर्ष नहीं निकल पाया है। अलग अलग विद्वानों ने इसके संबंध में अलग अलग आपको इसकी कहानियाँ जो है वो बताई हैं। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में सर्वप्रथम, है ना, सबसे पहले जो जर्मनी के वैज्ञानिक और नीतिशास्त्री और दार्शनिक रहे, इमानुएल कांट, है ना, तो कांट के मत को आधार मानते हुए संक्षिप्त संशोधन के पश्चात फ्रांस के महान गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री और खगोलविद पियर सिमो लाप्लास, है ना, लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया था। ठीक है, इस परिकल्पना का लाप्लास महोदय के अपनी पुस्तक ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन, है ना, तो लाप्लास महोदय की अपनी पुस्तक जो है ब्रह्मांड व्यवस्था का प्रतिपादन में विस्तार से प्रकट किया गया। जो निहारिका परिकल्पना है उसको, इस सिद्धांत में सौर मंडल की उत्पत्ति का आधार निहारिका को बताया गया। ठीक है, जो लाप्लास का यहाँ पर सिद्धांत है उसमें सौर मंडल की उत्पत्ति बताया गया कि, है ना, ये निहारिका से हुई है, इसलिए सिद्धांत को निहारिका सिद्धांत भी कहते हैं। लाप्लास के अनुसार अतीत में एक विशालकाय निहारिका भ्रमणशील अवस्था में थी। ठीक है, लाप्लास के अनुसार ब्रह्मांड में एक विशालकाय निहारिका जो है वो भ्रमणशील अवस्था में थी। लगातार घूमते हुए इस निहारिका में विकिरण के कारण ऊपरी भाग ठंडा होने लगा, है ना। जो निहारिका का ऊपरी भाग है वो विकिरण से ठंडा होने लगा और सिकुड़ कर कम गतिशील होने लगी, है ना। निहारिका जो है वो कम गतिशील होने लगा। केंद्रीय निहारिका एवं निहारिका के ऊपरी परत में गति का अंतर आने लगा, है ना, क्योंकि ऊपरी भाग क्या है, इसकी जो गति थी वो कम हो गई थी, तो इसके ऊपरी भाग और मध्य के भाग में अंतर आने लगा तथा आयतन में भिन्नता के चलते कालांतर में मुख्य निहारिका से, है ना, एक छल्लानुमा निहारिका का ऊपरी भाग अलग हो गया।
तो क्या हुआ, आयतन में है ना अंतर आने के कारण ऊपरी भाग जो है ना, तो वो छल्लानुमा निहारिका का जो है ना, वो छल्लानुमा निहारिका का ऊपरी भाग अलग हो गया। इस छल्ला है ना या सिकुड़कर जो अलग हुए जो गांठ था उसको लाप्लास ने उष्ण गैस पुंज या ग्रंथि कहा। ठीक है, इस प्रकार के 9 छल्ला निहारिका से निकले है ना, और इसी से 9 ग्रहों का जन्म हुआ ऐसे माना जाता है। इसी क्रम में सन 1904 में चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने ग्रहाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया है ना। 1904 में चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने ग्रहाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। चैम्बरलिन एवं मोल्टन 2 अमेरिकी भूगोलवेत्ता थे। ठीक है, चैम्बरलिन और जो मोल्टन है वो अमेरिका से थे, वे अमेरिका के भूगोलवेत्ता थे। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य निहारिकी परिकल्पना से हटकर सौरमंडल एवं पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंधी नई विचारधारा रखना था, है ना। चैम्बरलिन एवं मोल्टन ने ग्रहाणु सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया उसका मुख्य उद्देश्य था जो है ना पियरे सिमो लाप्लास जो है, लाप्लास महोदय ने जो निहारिका सिद्धांत जो बताया था उसको उससे हट करके है ना सौरमंडल के पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में इसका विचारधारा, दूसरी विचारधारा, नई विचारधारा रखना था। इनके अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा, है ना। ये क्या है, ग्रहाणु सिद्धांत के अनुसार प्रारंभ में ब्रह्मांड में सूर्य के निकट से एक तारा गुजरा। इस तारे का मार्ग सूर्य की दिशा से विपरीत था बताया जा रहा है ना। जब यह तारा सूर्य के पास से गुजरा तो सूर्य पर ज्वार आने से उसका कुछ भाग तारे की ओर आकर्षित हुआ तथा आकर्षित पदार्थ है ना, दोनों तारे सूर्य एवं तारा के मध्य ब्रह्मांड में इस तरह ग्रहाणुओं के रूप में बिखर गया। तारे के सूर्य से दूर चले जाने के पश्चात ग्रहाणु आपस में टकराकर व घर्षण से उष्ण होते गए, है ना। इनके नाभिक केंद्रीय भाग के निकट एकत्रित होते गए। इससे भांति केंद्रीय पदार्थों का भार एवं ताप भी बढ़ा। इस आकर्षण विधि से एकत्रित पदार्थों भौतिकी के नियमानुसार छोटे बड़े जो ग्रह है वो बने। इन्हीं ग्रहों से सौरमंडल की उत्पत्ति हुई, है ना। ये ग्रहाणु सिद्धांत है, ग्रहाणु सिद्धांत के अनुसार सौरमंडल की उत्पत्ति है। इसी क्रम में पहले सन 1919 में जेम्स जीन्स और फिर उसके बाद 1928 में जेफ्रे ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय के बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारे के होने की बात मानते हैं। ये तर्क द्वैतारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो रूसी नक्षत्रवेत्ता ऑटो जे श्मिड और जर्मन काल के वाइजास्कर ने 1950 में निहारिका परिकल्पना जो है उसमें कुछ संशोधन किया जो पूर्व परिकल्पनाओं से भिन्न था, है ना। जो लाप्लास महोदय ने जो निहारिका परिकल्पना बताया था उसमें परिवर्तन किया ऑटो जे श्मिड व जर्मन कार्ल वाइजास्कर ने 1950 में, है ना। ऑटो जे श्मिड की अंतर तारकीय धूल परिकल्पना सिद्धांत कॉस्मिक डस्टी थ्योरी को पर्याप्त मान्यता मिली है क्योंकि इसमें ग्रहों व उपग्रहों के निर्माण में ऐसे पदार्थों की व्यवस्था को आधार माना जो आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। श्मिट के विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ था जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों से बनी थी। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तस्तरी की आकृति के बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों को समझने का मौका मिला। वाइजास्कर ने सूर्य की रचना कॉस्मिक धूल से मानी है ना। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों का है ना उनके सिद्धांत है ना जो बताए हैं ये रहे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आधुनिक सिद्धांत है ना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।